हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग 21 नवंबर टू 24 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज या आप ऐसा भी कह सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। और ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या फिर ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, उन सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं या ये पूरी सीरीज या पूरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन सभी को ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब क्लास स्टार्ट करते हैं या लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। और इस क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो इस क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का, यानी इस लेक्चर के पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा है, जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है, उस लेक्चर का हम लोग एक क्विक एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन, ये पूरा लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्विक रिवीजन में हम लोग प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करेंगे। यानी हमने क्या देखा था, तो हमने फर्स्ट नंबर की न्यूज क्या देखी थी, हमने फर्स्ट नंबर की न्यूज देखी थी कि अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, यानी एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत यानी इस योजना के तहत सिवनी जिले के, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाने वाला एक फल है जिसका नाम क्या है, जंबो सीताफल। इसकी ब्रांडिंग की गई है, और इसे किस नाम से अब जाना जाएगा, जंबो सीताफल। यानी सीताफल की ब्रांडिंग की गई है जिसका नया नाम क्या रख दिया है, जंबो सीताफल। और जंबो का मतलब मैंने आपको बताया था, जंबो का मतलब आकार या उसकी साइज से है। और जंबो सीताफल आपको मैं बताऊं तो ये अप्रोक्सीमेटली 600 टू 700 ग्राम का होता है एक सीताफल। सीताफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है। तो अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पर्टिकुलर सीताफल की ब्रांडिंग की गई। उस सीताफल का नाम क्या रखा गया, उस सीताफल का नाम रखा गया जंबो सीताफल, जो कि आकार यानी साइज में काफी बड़ा होता था, इस वजह से उसका नाम जंबो सीताफल पड़ा। और सिवनी में ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीताफल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जा रहा है, सिवनी जिले में। इसके अलावा इस सीताफल की खास बात क्या है, इस सीताफल की खास बात है कि ये साइज में काफी बड़ा है और इसका वेट अप्रॉक्स कितना होता है, एक सीताफल का वेट अप्रॉक्स 600 टू 700 ग्राम होता है। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी सतपुरा ऑरेंज के बारे में। ये ब्रांडिंग नेम किस जिले का ये उत्पाद है या किस जिले का ये प्रोडक्ट है, तो ये छिंदवाड़ा जिले का प्रोडक्ट है। यानी कि छिंदवाड़ा में उगाया जाने वाला या छिंदवाड़ा में प्रोडक्शन किया जाने वाला संतरे का नाम क्या है, यानी छिंदवाड़ा में जिस संतरे का उत्पादन किया जा रहा है उस संतरे का नाम क्या कर दिया गया है, सतपुड़ा ऑरेंज। और इसे अब सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से हमारे भारत के अन्य अन्य राज्यों में इसका निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर जिले का कोई खास प्रोडक्ट अगर होता है तो उसकी एक ब्रांडिंग की जाती है, और उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के बाद उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से बेचा जाता है भारत के अन्य अन्य राज्यों में। ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज हमने क्या देखी थी, अगली न्यूज हमने देखी थी कि पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स का मैस्कट रिवील हुआ है। और इस मैस्कट का नाम क्या है, तो इस मैस्कट का नाम हमने देखा था द फायरेक्स। क्या देखा था हमने, फायरेक्स। ठीक है।
ठीक है, तो हमने ये देखा था, मैस्कट का नाम देखा था द फायरिक्स। तो पेरिस 2024, आप सभी को ये वाली बात मैंने बताई थी कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का 2024 का गेम कहाँ होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। और पेरिस में इस इसके नए मैस्कट के बारे में अभी रिसेंटली रिवील किया गया है और उसका नाम क्या है, द फायरिक्स। उसकी इमेज भी हमने और डिटेल डिस्कशन किया था पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहाँ का स्लोगन क्या था, तो यहाँ का स्लोगन भी रिवील ऑलरेडी कर दिया गया था। यहाँ का स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगली थर्ड न्यूज हमने क्या देखी थी, तो हमने थर्ड न्यूज देखी थी पेशा एक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशा एक्ट। पेशा एक्ट का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। और ये कब की एक्ट है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 1996 की एक्ट है। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर डेट पूछ ली जाए कि पेशा एक्ट है ये किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसकी डेट भी मैंने आपको बताई थी 24 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के एक दिन पहले ही 1996 को पेशा एक्ट लाया गया। ये जो पेशा एक्ट है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख उद्देश्य यहाँ का था या इसका था कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, लोगों को शोषण से बचाना और शोषण से बचाने के लिए ग्राम सभा का निर्माण करना या उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में ग्राम सभा को आयोजित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो पेशा एक्ट के तहत इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो पेशा एक्ट है ये भारत के 10 राज्यों में 10 स्टेट्स में इसे इंप्लीमेंट किया गया है। उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, झारखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात गुजरात बोल रहा हूं, सही है, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आई थिंक बिल्कुल था, और राजस्थान 1 2 3 4 5 6 7 राजस्थान के अलावा और एक राज्य था आपका तेलंगाना के अलावा एक और राज्य कौन सा था, तो हिमाचल प्रदेश था आई थिंक। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, अगर कोई छूटता है तो आप बताइएगा। एक और शायद राज्य था ओडिशा। ठीक है, तो अगर कोई राज्य इनमें से छूट गया हो या फिर कुछ गलत हो गया हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। आई थिंक मुझे लगता है सारी चीजें सही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है। तो सारी चीजें सही हैं, आपको देखने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, तो पेशा एक्ट का मेन उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इसका इंप्लीमेंटेशन रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी किया गया और मध्य प्रदेश के उन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज की पहचान करना और वहां पर ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करना, यानी उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज में स्वशासन को सुनिश्चित करना, यह इस पेशा एक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सारी चीजें आप कहां से देखेंगे, बाकी सारी डिटेल आप प्रीवियस वीडियो से जाकर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखी थी, अगली न्यूज हमने देखी थी इंडियन ओलंपिक कमीशन से रिलेटेड। इंडियन ओलंपिक कमीशन एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन के अंतर्गत एक एथलीट कमीशन होता है। क्या होता है, एथलीट कमीशन या एथलीट आयोग, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और इस एथलीट कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चेयरमैन के कौन बनाया गया है, तो चेयरमैन बनाया गया है मैरी कॉम जी को। इसके अलावा वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो वाइस चेयरमैन बनाया गया है शरत कमल अचंता जी को। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए,
लेकिन चीजें ये याद रखने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, है ना, टाइम कम लगेगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया था शरथ कमल अचंता जी के बारे में। शरथ कमल अचंता कौन है? तो शरथ कमल अचंता एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। टेबल टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है। इसके अलावा इन्हें रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसकी प्राइज मनी क्या है? तो मैंने इसकी प्राइज मनी आपको बताया था 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपीज इसकी प्राइज मनी है। इसके अलावा इसे कब इंस्टीट्यूट किया गया, इसका यह प्रीवियस नेम क्या था? तो प्रीवियस नेम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे इंस्टीट्यूट किया गया था 1992 में। इसके अलावा फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे? तो फर्स्ट रिसिपेंट थे, यानी फर्स्ट अचीवर जो जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा 2022 का खेल रत्न अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का किसे दिया गया? शरथ कमल अचंता को। मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम 2019 में बदलकर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये नामकरण चेंज किया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसे जो कि स्पोर्ट्स में यानी खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसका नया नाम क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 2022 का किसे दिया गया? शरथ कमल अचंता, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था टेबल टेनिस फेडरेशन है एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये कहां पर है? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आपको क्या बताना है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, तो सारी चीजें देख ली हमने। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि अरविंद विरमानी जो कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बन गए हैं। तो अरविंद विरमानी जी का नाम हमने देखा था, अरविंद विरमानी जो कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं, फुल टाइम मेंबर। आपको मैंने इसके बारे में और सारी चीजें बताई थी कि नीति आयोग की जब भी बात आ जाए तो आपको इसके चेयरमैन का नाम ध्यान रखना है। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन का नाम आप ध्यान रखें, सुमन बेरी है। सारी चीजें मैंने बताई थी। जबकि इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ, करंट सीईओ की बात कर रहे हैं। करंट सीईओ कौन है? तो करंट सीईओ है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और सीईओ। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया अरविंद विरमानी फुल टाइम मेंबर बने हैं। और इनके अलावा अदर 3 मेंबर भी हैं, और मेंबर हैं। इनका नाम क्या था? वीके सारस्वत। इसके अलावा रमेश चंद और वीके पॉल। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि डीप होते हैं, तो आपको चीजें याद रखना। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं तो देखिए, 3 तरह की बॉडी होती है ना। कोई भी आयोग या कोई भी कमीशन किस तरह से बनता है? तो 3 तरीके की बॉडी होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा होता है आपका जब किसी एक्ट के थ्रू किसी बॉडी का निर्माण किया जाए, है ना, जब किसी एक्ट के थ्रू किसी बॉडी का निर्माण किया जाए तो वो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और तीसरी जो होती है वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये जो नीति आयोग है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये किसको प्रेसिड करके बनाई गई थी? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिड करके या सक्सीड करके बनाई गई थी। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज की। आज की न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी हम लोग सारी डिटेलिंग करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है।
प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है अरुण गोयल एज द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप सभी को मैंने एक बात बताई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी आयोग के बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी और अदर जितने भी एग्जाम हैं उनमें स्पेशली नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन और ऐसे एक दो आयोग और हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं आयोग में से इन्हीं आयोग के एक नए मेंबर का अपॉइंटमेंट किया गया है जिनका नाम क्या है, अरुण गोयल। ठीक है, सिंपल सी बात है, अरुण गोयल। तो प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है अरुण गोयल एज अ मेंबर ऑफ, ध्यान रखना है मेंबर हैं किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको अच्छे से याद हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके करंट चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके चेयरमैन करंट कौन है, राजीव कुमार। कई बार मैंने आपको ये वाली बात बताई है। इसके अलावा इसके दो अदर मेंबर होते हैं, अदर दो मेंबर होते हैं। वो दो मेंबर में से एक तो पहले से ऑलरेडी मौजूद थे जिनका नाम था अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे। जबकि एक नए मेंबर कौन बन गए हैं, अरुण गोयल, जो कि नए बने हैं। कौन अपॉइंट करता है, तो आपको पता चल गया, अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट इनकी करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और चीजें बताऊं तो और क्या है, तो राष्ट्रपति ने रिसेंटली अरुण गोयल को भारत के चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो आपको पता चल गया इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। इनका जो कंपोजिशन होता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग का जो कंपोजिशन है उसमें टोटल 3 लोग मौजूद हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं। ये वाली बात भी आपको पता चल गई। तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये 2 आपके कौन है, मेंबर हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईसीआई का फाउंडेशन कब हुआ, यानी ईसीआई का फाउंडेशन कब हुआ, मैं सारी चीजें आपको यहीं पे बता दूंगा। फाउंडेशन कब हुआ, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसका फाउंडेशन हुआ। और ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका सारा विवरण मौजूद है, तो भारतीय संविधान के पार्ट 15, ये पार्ट भी याद रखना है ना, पार्ट 15 आर्टिकल नंबर भी ध्यान रखें, या अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारा विवरण, सारी बातें बताई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 324 टू 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 15। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो इसके अलावा आपको जानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो इनका नाम, वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के स्टेट असेंबली के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, ईसीआई कंडक्ट कराता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से किसके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, तो आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, इनमें से इनके अलावा भी कोई हो सकते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जब भी हम लोग कहते हैं तो पार्लियामेंट में दोनों चीजें आ जाती है, ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, राज्यसभा दोनों। इसके अलावा स्टेट असेंबली के भी इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। जबकि हम लोग बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हर एक स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एक और बात मुझे याद आ रही है, वो ये है कि हर साल 25 जनवरी को प्रत्येक साल नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखना है, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इस तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब क्या क्या चीजें हैं, क्या यही चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25 जनवरी 1950 को फाउंडेशन, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा किस आर्टिकल में मौजूद है, तो प्रेजेंट इन 324 आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 324 में इसका विवरण है। इसके फाउंडेशन की बात कही गई है। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आपको स्लाइड में मिल जाएंगी, जितनी चीजें मैंने आपको बताई। चलिए बात करते हैं अगली चीज की, तो इसी से रिलेटेड है, यही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बिल्कुल आसानी से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप पीडीएफ से ऑलरेडी एक बार आप वीडियो देखिए और पीडीएफ से आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, सुकुमार सेन। अब जितने भी लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पीसीएस की, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे आप राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पटवारी की किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको ये वाली बात, ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे ही हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको याद होना चाहिए 324 आर्टिकल में ये मौजूद है। और इस फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन। जबकि बात करें फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो ये थी सुकुमार देवी, अरे सॉरी सुकुमार देवी कह रहा हूं, वीएस रामा देवी, सॉरी, ठीक है, सुकुमार सेन। और फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, वीएस रामा देवी, जिन्हें 1990 में अपॉइंट किया गया था। और करंट कौन है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राजीव कुमार करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 25 नंबर के। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है, हैदराबाद विल होस्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग, इंडिया फर्स्ट फॉर्मूला ई ग्रैंड प्रिक्स टू बी हेल्ड इन फरवरी 2023। हैदराबाद में रिसेंटली भारत की पहली फॉर्मूला ई ग्रैंड प्रिक्स स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग होने वाली है, जो कि कब होगी, फरवरी 2023 में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपको जो कार दिख रही है, ये कौन सी कार है, स्ट्रीट सर्किट कार रेस है। और इन कार्स की रेसिंग होने वाली है कहां पर, तो हैदराबाद में पहली बार होने वाली है इंडिया में। कहां पर, हैदराबाद में। कब होगी, 2023 में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 11 टीम्स यानी 11 टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसमें 22 ड्राइवर होने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया की पहली ई ग्रैंड प्रिक्स कार रेसिंग कहां होने वाली है, ये होने वाली है स्ट्रीट कार रेसिंग हैदराबाद में। कब होने वाली है, 2023 में। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है, अरुण कुमार सिंह हैज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओएनजीसी की जब हम लोग बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि जब भी ओएनजीसी का नाम याद आए तो आपको ये याद आना चाहिए कि यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है, ठीक है। महारत्न टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो 12 कंपनियां हैं। रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है, आरईसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये वाली बात है, आपको याद रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको महारत्न कंपनी के बारे में सारी चीजें डिटेल प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं वो लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो हमने क्या देखा, ओएनजीसी के नए हेड कौन बन गए हैं, तो अरुण कुमार सिंह इसके नए हेड बन गए हैं। ओएनजीसी का फाउंड कब हुआ, ओएनजीसी को फाउंड किया गया, यानी इसका गठन किया गया 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा यह इंडिया की टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑयल और गैस का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है, तो ओएनजीसी करती है। इसके अलावा एक बात और ओएनजीसी से रिलेटेड हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन आप परेशान नहीं होना, कोशिश रखना है कि आप ये फैक्ट अभी फिलहाल के लिए याद रखें। ओएनजीसी अगर मैं आपको बताऊं, यह अदर अथॉरिटीज, आप सभी को पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 12 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है ना, राज्य की परिभाषा है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब डिफिनीशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत आपको
चार बॉडीज देखने को मिलती हैं, चार बॉडी देखने को मिलती है, जिसमें से तीसरी बॉडी होती है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, और फोर्थ है अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। ये वाली बात भी आपको पता। तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में, कौन सा केस था? सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस में, भगत राम, ये एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ओएनजीसी 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 अदर अथॉरिटीज में अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड की जाती है। ओएनजीसी के अलावा और कौन कौन सी कंपनी थी? एलआईसी थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी और कुछ कंपनियां। ये सारी कंपनियां किसमें इंक्लूड हुई? स्टेट के डिफिनीशन में, यानी राज्य की परिभाषा में इंक्लूड हुई थी। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। चलिए, वैसे इससे आपको अभी मतलब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल थोड़ी सी डीप वाली बात है, आप इससे परेशान नहीं हो। फिलहाल आप याद रखें ओएनजीसी एक भारत में कंपनी है, और इसके अलावा इसके नए हेड बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह इंडिया की टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं महारत्न कंपनी की। तो महारत्न कंपनी टोटल 12 है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी के बारे में अभी बात हो रही है, अभी बात हो रही है। इसी के नए हेड कौन है? अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। चलिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड। 2022 में रिसेंटली इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो टोटल महारत्न कंपनी है 12। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिसेंटली एक कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो उसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर में अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो एक ये वर्चुअल मीटिंग है, आप समझ सकते हैं, है ना। सोया कॉन्क्लेव यानी सोया पर एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय, और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। अगर बात करें सोयाबीन की, जब भी सोयाबीन की बात होगी तो आपको याद आना चाहिए सोयाबीन। सोयाबीन का रिसर्च सेंटर कहां पर है? सोयाबीन का रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में कहां पर है? अगर मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का रिसर्च सेंटर, इसका मध्य प्रदेश में रिसर्च सेंटर कहां है? तो ये भी कहां है? इंदौर में है। ठीक है, तो सोयाबीन का रिसर्च सेंटर कहां पे है? ये है इंदौर में। और जब आपसे बात करें इसकी फैक्ट्री कहां पर है, तो इसकी फैक्ट्री है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में इसकी फैक्ट्री है, जो कि लार्जेस्ट फैक्ट्री इन एशिया है। लार्जेस्ट फैक्ट्री इन एशिया, लार्जेस्ट ऐसा बोल सकते हैं, लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री, सोयाबीन फैक्ट्री इन एशिया। कहां पर है? एशिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री कहां पर है? उज्जैन में है। तो ध्यान रखना, फैक्ट्री अलग है और रिसर्च सेंटर अलग है। ठीक है, तो रिसर्च सेंटर कहां पे है? इंदौर में है, जबकि लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री कहां है? उज्जैन में है। इसके अलावा टॉप प्रोड्यूसर कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है सोयाबीन की? टॉप प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया स्टेट। मैंने मध्य प्रदेश वाले स्पेशली 1 नवंबर के लेक्चर में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में बाकी चीजें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो सोयाबीन रिसर्च ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहां पर है? इंदौर में है, यानी रिसर्च सेंटर कहां पे है? इंदौर में है। सोया बिस्किट फैक्ट्री कहां पर है? भोपाल में है। सोया बिस्किट फैक्ट्री, यानी सोयाबीन से रिलेटेड हम लोग अब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे,
है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता कि अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव कहाँ है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ पर है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, तो हम लोग ये वाली बात हमने देख ली, कहाँ है, इंदौर में है। और सोया बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है, भोपाल में। इसके अलावा लार्जेस्ट फैक्ट्री ऑफ सोयाबीन इन एशिया, ये वाली बात भी हमने अभी देख ली है कि लार्जेस्ट फैक्ट्री कहाँ पर है, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री कहाँ है, उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन जिसे आप महाकाल नगरी के नाम से भी जानते हो। चलिए बात करते हैं बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड। ये वाली बात भी हमने ऑलरेडी देख ली कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश करता है, तो यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए बात करते हैं मोस्ट ग्रोन वेराइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। मोस्ट ग्रोन वेराइटी ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, सॉरी सोयाबीन इन एमपी। मोस्ट ग्रोन वेराइटी इसका मतलब क्या, सोयाबीन की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिससे जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, उसका नाम क्या है, अहिल्या। अहिल्या, और अहिल्या आपको पता होगा, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई के नाम से ये वैरायटी का नाम रखा गया है, अहिल्याबाई होलकर। आप सभी को पता होगा ये इंदौर की शासिका थी। ठीक है, जबरदस्त रूलर रही हैं अपने टाइम पे। इसके अलावा इसकी अदर वैरायटीज कौन सी हैं, तो प्रतिष्ठा और शक्ति। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली जो वैरायटी है सोयाबीन की, उसका नाम है अहिल्या। और उसके अलावा कुछ अदर वैरायटीज हैं, उन वैरायटीज का नाम क्या है, प्रतिष्ठा और शक्ति। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन क्या है, स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की स्टेट क्रॉप है या राजकीय फसल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, एक जबरदस्त करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट टू कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल फॉर कंट्रोल ऑफ लंपी डिजीज। आप सभी को पता होगा कि ये लंपी डिजीज के बारे में आपने रिसेंटली न्यूज में बहुत साल, करीब 6 महीने पहले से ये सारी चीजें चल रही हैं। यार ये एक रोग होता है, एक डिजीज है लंपी नाम की, जो कि स्पेशली कैटल्स में देखी गई है, और ये एक वायरस वाली या वायरल डिजीज है। ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक वैक्सीन तैयार की गई, और उस वैक्सीन का सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन किस सिटी में हुआ है, मध्य प्रदेश के किस सिटी में हुआ है, उस सिटी का नाम है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जिले में 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है कैटल्स का, है ना। किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो लंपी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। चलिए बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में। लंपी स्किन डिजीज एक डिजीज है जो कि वायरल डिजीज है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का रीजन ये है कि आपसे, क्योंकि ये न्यूज में रही है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंपी जो डिजीज है ये पर्टिकुलरली वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है यह एक वायरल डिजीज है। इसके अलावा ये किस वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस का नाम भी पूछा जा सकता है। तो लंपी स्किन डिजीज वायरस इसका नाम रखा गया है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कोरोना आपने देखा, कोविड-19 में एक वायरस था, है ना। तो कोरोना भी एक वायरस था या कोविड-19 भी एक वायरस था, वैसा ही लंपी डिजीज के लिए एक वायरस है। उस वायरस का नाम क्या है, लंपी स्किन डिजीज वायरस, LSDV। ठीक है, इसके अलावा इस लंपी डिजीज की वजह से नियरली 55,000 से ज्यादा, मोर देन 55,000, मैं तो 55,000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं कैटल्स की, यानी जो कि एक अपने में नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस वायरस की वजह से कैटल्स की यानी मवेशियों की बहुत ही ज्यादा नंबर में डेथ हुई है, और लगभग कितनी है, इंडिया में 55,000 से ज्यादा। इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या रहे हैं, सिम्टम्स रहे हैं हाई फीवर और डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। इसके पर्टिकुलर इसका सिम्टम्स रहा है हाई फीवर, और कुछ फोड़े जैसी संरचना भी आ जाती थी मवेशियों में, ये वाली चीज भी हमने देखी थी। इसके अलावा डिक्रीज हो जाता था मिल्क प्रोडक्शन में। और आपको वैसे भी पता होगा कि हमारा जो देश है सबसे ज्यादा मिल्क का उत्पादन करता है या दूध का उत्पादन करता है। अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा था लगातार मिल्क का प्रोडक्शन, इस वजह से ये डिजीज बहुत ज्यादा हार्मफुल होने लगी और चीजें खराब होने लगी। इस वजह से हमने ये देखा कि इसकी पर्टिकुलर वैक्सीन तैयार की गई, और उस वैक्सीन का सबसे जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन कहां पर किया गया, किस राज्य में किया गया, उस राज्य तो मध्य प्रदेश राज्य में के बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में इसका 100% वैक्सीनेशन किया गया है रिसेंटली। इसके अलावा बुरहानपुर जिला और किस चीज के लिए फेमस है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बुरहानपुर जिला फर्स्ट रैंक रखता है हर घर जल योजना। ये नाम से ही बिल्कुल सिंपल है। तो हर घर जल योजना यानी प्रत्येक घरों में जल की योजना, जल की सुविधा को सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हर घर जल योजना का सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन किया है बुरहानपुर जिले ने, और इसकी रैंक यहाँ पर क्या रही है, फर्स्ट रही है। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना बेसिकली पॉन्ड्स यानी तालाब बनवाने की योजना है।
पर्टिकुलर जिले में जहां पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तालाब का निर्माण करवा रही है और उस योजना का नाम क्या है? अमृत सरोवर योजना। और अमृत सरोवर योजना में भी बुरहानपुर जिले की रैंक क्या रही है? मध्य प्रदेश में फर्स्ट रही है। तो ये दोनों चीजें करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हर घर जो जल योजना में भी बुरहानपुर जिले का नाम है, इसके अलावा अमृत सरोवर योजना में भी बुरहानपुर जिले का नाम है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेसा एक्ट 1996, पेसा एक्ट 1996 इज एप्लीकेबल इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के कितने राज्यों में इसे अप्लाई किया गया है? तो ये इंप्लीमेंट किया गया है 20, 15, 10 या इंडिया के सभी राज्यों में। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है और आप अपना जवाब जरूर लिखिए, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस प्लेयर को दिया गया है? शरत कमल अचिंता, एमसी मैरी कॉम, विराट कोहली और विश्वनाथन आनंद। ये 4 आपके ऑप्शन है। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको किसी भी तरह का आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह का फीडबैक हो, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझसे जुड़कर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, सभी जगह आप अपना सुझाव, अपने सजेशन, अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई आपको ये पूरा सेशन, ये पूरा लेक्चर अच्छा लगता है तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे अपना एक अच्छा सुझाव, एक अच्छा फीडबैक, एक अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। आपका एक अच्छा फीडबैक रिस्पॉन्स मुझे हर बार कुछ नया अच्छा बनाता है और हम लोग बिल्कुल अच्छा करते रहेंगे आने वाले समय में। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।